सोचिए जरा, अगर कभी आपके साथ ऐसा हो जाए कि जिस चीज को आप बड़ी खुशी से सस्ते दामों में खरीद के घर लाए हैं और उसकी कीमत आपको अपनी जान देकर चुकानी पड़े, तो आप क्या करेंगे? ऐसा ही आज की हमारी कहानी शुरू होती है एक नंबर से। एक ऐसा नंबर जो आपको हमेशा इमरजेंसी में मदद करता है। पर जब ये नंबर बिना सिम के ही आपके सस्ते फोन में बजने लगे तो समझ लेना कुछ तो गड़बड़ है। रात के 10 बज रहे थे। नेहा अपनी बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी, क्योंकि उसका पुराना फोन खराब हो चुका था और अब वह आज एक सस्ते दाम में नए मॉडल का फोन खरीद के लाई थी। 2 दिन हो गए माँ से बात किए हुए। आज अपने नए फोन से माँ से जी भरकर बातें करूंगी। फ्लैट में आकर उसने फोन टेबल पर रख दिया। बहुत थक गई आज तो, और भूख भी बहुत लगी है। ऐसा करती हूँ, पहले कुछ खाने के लिए बना लेती हूँ, फिर नए फोन में सिम डालकर आराम से माँ से जी भरकर बातें करती हूँ। नेहा फोन को टेबल पर रखकर किचन में जाती और वहां पर खाना बनाने लगती है। लेकिन तभी टेबल पर फोन के डब्बे में से तेज वाइब्रेशन की आवाज आती है। आवाज इतनी तेज थी कि पूरे फ्लैट की दीवारों में जैसे थरथराहट सी दौड़ पड़ी। नेहा एकदम से किचन से डर के बाहर आई। उसने देखा कि फोन का डब्बा जोर जोर से वाइब्रेट हो रहा है। वो धीरे धीरे डब्बे के करीब आई और उसने डब्बा खोला। डब्बा खोलकर जो उसने देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि फोन पर बिना सिम के ही 100 नंबर से कॉल आ रही थी। हाँ, 100 नंबर से कॉल, और वो भी बिना सिम के। ये कैसे हो सकता है? शायद ये इस फोन का कोई नया फीचर होगा। लेकिन फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था और उस फोन की वाइब्रेशन से नेहा के पूरे शरीर में जैसे झंझनाहट हो रही थी। डर के मारे नेहा ने एक बार फोन उठा ही लिया। हेलो। लेकिन जैसे ही उसने फोन उठाया, उसके कानों में एक अजीब सी भयानक हंसी गूंजी। हंसी की आवाज इतनी अजीब थी कि सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाए और कान फट जाए। आखिर तुमने फोन उठा ही लिया। इतनी भयंकर और डरावनी आवाज सुनकर नेहा की रूह कांप गई। उसने तेजी से फोन काट दिया और फोन को जोर से जमीन पर पटक के फेंक दिया, लेकिन फोन तुरंत वापस से भेजने लगा। नेहा दरवाजे की तरफ भागने लगी, लेकिन दरवाजे और खिड़कियां सब ब्लॉक हो चुके थे। नेहा चिल्लाने लगी, रोने लगी, जान बचाने के लिए हेल्प मांगने लगी, लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला कोई नहीं था। खोलो, दरवाजा खोलो, खोलो, कोई मुझे बचाओ। फोन लगातार वाइब्रेट हो रहा था। उसकी वाइब्रेशन पूरे बिल्डिंग में गूंज रही थी। नेहा दरवाजा खोलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी फोन में से एक आवाज आती है, उठाओ फोन, उठाओ, जल्दी उठाओ। नेहा जमीन पर गिर जाती है और डर के मारे उसकी चीख निकल जाती है। नहीं, नहीं, नहीं उठाना। तुम कौन हो? तभी दीवार पर एक स्क्रीन दिखाई दी। स्क्रीन पर नेहा की माँ अपने घर के छत के किनारे पर पड़ी थी। अगर तुमने फोन नहीं उठाया तो तुम्हारी माँ छत से नीचे गिर के मर जाएगी। माँ? नहीं, तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रहे हो? मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, फोन उठा, नहीं तो तेरी माँ आज गई। नेहा ने मजबूरी में फोन उठा लिया। फिर बिजली की तरह एक तेज झटका उसके कानों से दिमाग में घुस गया। उसके कानों, आंखों और नाक से खून निकलने लगा। वह वहीं बेहोश होकर गिर गई। किसी को कुछ पता नहीं था कि नेहा के साथ क्या हुआ। यह केस इंस्पेक्टर राघव को मिलता है, लेकिन उसके पास केस को सॉल्व करने के लिए ना कोई क्लू और ना ही कोई सबूत। अगर था तो बस एक ब्लास्ट हुआ फोन। डॉक्टर का कहना था कि नेहा का दिमाग पूरी तरह से डैमेज हो चुका है।
वो कोमा में है। पांडे जी, पहली बार ऐसा केस मेरे पल्ले पड़ा है। समझ में नहीं आ रहा कि कहां से शुरू करूं और कहां पे खत्म। आप ही बताइए, बिना सिम के कॉल कैसे आ सकती है? आखिर ये चल क्या रहा है? ये केस अभी सॉल्व ही नहीं हुआ था कि इंस्पेक्टर राघव के सामने सेम ऐसा ही एक और केस आकर खड़ा हो गया। उसी शाम की बात है। मैं तुम्हारे लिए नया फ़ोन लेकर आया हूँ जोया। फ़ोन बहुत बढ़िया है और सस्ते दाम में भी मिला है। दुनिया की कोई भी ताकत हमें एक दूसरे से बात करने से नहीं रोक सकती। तुम ये फ़ोन अपने बुरखे के अंदर छुपा लो और जब भी तुम्हें टाइम मिले रात को चुपके से फ़ोन कर लेना। हाँ, लेकिन याद रहे कि पकड़ी ना जाना। हाँ वसीम, तुम सही कह रहे हो। जोया, तुम घबराओ मत, बस कुछ ही दिनों की बात है। जैसे ही मेरा काम ठीक ठाक चलने लगेगा तो मैं बहुत जल्द तुमसे निकाह भी कर लूँगा। फिर देखता हूँ तुम्हारे भाई और भाभियाँ तुम पर कैसे जुल्म करते हैं। इतना कहकर वसीम ने जल्दी से जोया को घर जाने को कहा। जोया फ़ोन को सबसे छुपाकर अपने बुरखे में घर ले आती है और अपने कमरे में आकर फ़ोन को सीधा बेड के नीचे छिपा देती है। करीब रात को 11 बजे जब जोया अपने कमरे में जाती है और फ़ोन में सिम डाल के वो वसीम से बात करने का सोच ही रही थी कि तभी बेड के नीचे डब्बे में ही फ़ोन वाइब्रेट होने लगता है। हैं? ये क्या? इतनी इतनी जोर की वाइब्रेशन? जोया ने बेड के नीचे से फ़ोन को बाहर निकाला और देखकर हैरान रह गई, क्योंकि 100 नंबर से कॉल आ रही थी। वाइब्रेशन की गूंज से जोया का पूरा परिवार सहम गया। वो सारे जोया के कमरे की ओर भागे और जोया को दरवाज़ा खोलने के लिए कहने लगे। घर वालों की आवाज़ों ने और फ़ोन की वाइब्रेशन के बीच जोया के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। पसीना पसीना हुई जोया ने इसी बीच कंफ्यूजन में फ़ोन उठा लिया। फ़ोन उठाते ही जैसे एक अजीब हंसी उसके कानों में गूंजी और मानो एक बिजली के झटके ने उसके दिमाग को हैंग कर दिया। जोया के आंखों और कानों से खून बहने लगा। उसकी आंखों की पुतलियां काली पड़ गईं और वो जमीन पे गिर के ढेर हो गई। राघव, समझ में नहीं आ रहा कि तुम आखिर क्या कर रहे हो। मैं तो कहता हूं कि हमसे गलती हो गई जो हमने तुम्हें ये केस दे दिया। तुम अभी तक ये केस सॉल्व नहीं कर पाए हो और सेम केस सामने आकर खड़ा हो गया है। सर, आप मुझे एक मौका दीजिए, मैं बहुत जल्दी ये केस सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तुम्हारे पास अब सिर्फ 24 घंटे हैं और अगर इन 24 घंटों में तुम कुछ ना कर पाए तो फिर जो होगा उसके जिम्मेदार तुम होगे। अब राघव बहुत चिंता में आ चुका था। एक तो इतना पेचीदा केस और ऊपर से सीनियर्स का प्रेशर। उसकी रातों की नींद उड़ चुकी थी। वो बस उस फोन और फोन के मॉडल के बारे में ही सोचे जा रहा था। कैसे पता लगाऊं और कहां से शुरू करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी राघव को उसकी मंगेतर रिया का कॉल आता है। क्या बात है मिस्टर राघव, आजकल बहुत बिजी रहने लगे आप। मुझसे तो बात करना ही भूल गए। शादी करने का भी कोई इरादा है या बस यूं ही? सॉरी यार रिया, आजकल तुम्हें टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ। बस थोड़ा टेंशन में हूँ। तुम बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ। अच्छा तुम जल्दी से गेस करो मैंने आज अपनी फर्स्ट सैलरी से क्या खरीदा होगा, वो भी बहुत ही सस्ते में और बजट में। नहीं पता रिया, तुम ही बता दो। ठीक है, तुम्हें तो मेरी किसी भी चीज में इंटरेस्ट ही नहीं है तो गेस क्या कर पाओगे। चलो मैं ही बता देती हूँ। मैंने आज एक बहुत अच्छे मॉडल का सस्ते में फोन खरीदा है। बहुत अच्छी बात है। अब पूछोगे नहीं कौन सा फोन खरीदा है? अच्छा चलो मैं ही बता देती हूँ, पता है तुम तो पूछोगे ही नहीं। चलो बताओ, कौन से मॉडल का फोन है? फोनिक्स S10 जो आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। बस मैंने वही फोन खरीदा है। लेकिन राघव का ध्यान रिया की बातों में बिल्कुल भी नहीं था। राघव, तुम सुन भी रहे हो या बस मैं यूं ही बोले जा रही हूँ? चलो ठीक है, मुझे लगता है तुम्हारा ध्यान मेरी बातों में कम और किसी और जगह ज्यादा है। सॉरी यार रिया, एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस में फंसा हुआ हूँ। मेरा सारा ध्यान उसी में अटका है। रिया राघव से नाराज होकर गुस्से में फोन कट कर देती है। जैसे ही फोन कट हुआ तभी एकदम से राघव को एहसास हुआ कि रिया ने जो फोन लिया है वो उसी मॉडल का है जिस फोन की वजह से इतनी सारी लड़कियों के साथ हादसे हो रहे हैं। ओह शिट,
नो 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 रिया। राघव ने एकदम से अपना सर पकड़ लिया और फोन उठाकर रिया को फोन लगाने लगा। लेकिन तब तक रिया अपने पुराने फोन से सिम निकालकर नए फोन में डाल रही थी। रिया ने अभी नए फोन में सिम डाली भी नहीं थी कि अचानक से फोन डब्बे में ही वाइब्रेट हुआ। रिया को कैसे बचाऊं? मुझे रिया को बचाना होगा। राघव पागलों की तरह गाड़ी लेकर रिया के घर की तरफ निकल गया। लेकिन इतनी जल्दी रिया तक पहुंचना बहुत मुश्किल था, क्योंकि रिया का घर राघव के घर से 15-16 किलोमीटर की दूरी पर था। उधर वाइब्रेशन की गूंज इतनी खतरनाक थी कि रिया का पूरा शरीर उस वाइब्रेशन से कांप उठा। जब रिया ने डब्बा खोलकर देखा तो कॉल 100 नंबर से आ रही थी। बिना सिम के ही कॉल? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? डरते डरते रिया ने कॉल उठा ली, लेकिन कॉल उठाते ही वही झटका उसके कानों में गूंजा और रिया बेहोश होकर वहीं गिर गई। जब उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया तो डॉक्टर्स ने कहा कि उसका दिमाग 95% तक डैमेज हो चुका है और बस 5% की ही उम्मीद बाकी है। राघव रिया को खोने से बहुत डर गया था। वो बहुत रोता है और जब रिया को ऑपरेशन थिएटर ले जाए जा रहे थे, वह हल्के हल्के होश में थी। उसने राघव का हाथ पकड़ा और तोतली सी आवाज में बोली, हाँ रिया, बोलो। तुम कुछ कहना चाहती हो? बोलो रिया। राघव, हाँ, 100 नंबर। इतना कहते ही रिया बेहोश हो गई। अब राघव के पास सिर्फ एक ही क्लू था, 100 नंबर। 100 नंबर, अब यही नंबर मेरे केस को सॉल्व करेगा। मैं अपनी रिया और उन बाकी सब लड़कियों को जब तक मौत के मुंह से वापस खींच के नहीं ले आता, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये फोन का खेल जो भी खेल रहा है, उसका खेल अब मैं खत्म करूंगा। अब राघव के पास सिर्फ 24 घंटे बचे थे, अपने सीनियर्स को जवाब देने के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी मंगेतर रिया और उन तमाम लड़कियों के लिए जो इस फोन के खेल का शिकार बन रही थी। ये कोई वायरस नहीं था, ना ही कोई टेक्निकल फॉल्ट था, ना ही ये कोई साधारण कातिल था। ये एक शैतानी खेल था जो सस्ते मॉडल के फोन को हथियार बनाकर मासूमों को अपना शिकार बना रहा था। तो दोस्तों, क्या इंस्पेक्टर राघव अपनी टूटी हुई किस्मत के साथ उस अनदेखे दुश्मन को पकड़ पाएगा और रिया और दूसरी लड़कियों के सुन हुए दिमाग में जान डाल पाएगा? और कैसे वो डायल 100 के पीछे का खौफनाक राज खोल पाएगा? जानने के लिए देखिए डायल 100 का अगला भाग, सिर्फ और सिर्फ टॉप टूंज हॉरर पर।